ये आकाशवाणी है। विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है एक कदम और बुजुर्गों के लिए श्रृंखला की तीसरी कड़ी, वरिष्ठ जन के लिए बैंकिंग सुविधाएं। आज के विशेषज्ञ हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के संपादक A.K. भट्टाचार्य। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं कनकलता और अशोक अग्रोही। नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम एक कदम और बुजुर्गों के लिए लेकर हाजिर हैं हम। मैं अशोक अग्रोही और मेरे साथ हैं कनकलता। स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में, जिसमें हम आपके हित की बात करते हैं, कुछ जानकारी देते हैं, कुछ मनोरंजन करते हैं। हम आपको बताएंगे ऐसे बुजुर्गों के बारे में जिसे सुनकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। सबसे पहले सुनिए दादी अम्मा रामबाई, जो एक एथलीट हैं, उनकी अचीवमेंट के बारे में। हरियाणा की 105 साल की रामबाई ने वडोदरा में नेशनल ओपन मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर की दौड़ सिर्फ 45.40 सेकंड में पूरी कर नया रिकॉर्ड बनाया है। 2 स्वर्ण पदक जीत चुकी रामबाई कहती हैं, दौड़ने की तो कोई उम्र नहीं होती, जोश होना चाहिए। दौड़ने से उन्हें खुशी मिलती है। इस उम्र में उनकी फिटनेस का राज आखिरकार क्या है? तो चलिए हम आपको राज बता देते हैं। वो रोज जल्दी उठकर जॉगिंग करती हैं, घर के सारे काम खुद करती हैं और तो और अपने खेत में भी रोजाना काम करती हैं। अब आप पूछेंगे कि इतनी ताकत इस उम्र में कैसे? तो इसका जवाब है उनका खान पान। दादी अम्मा अपने खान पान का पूरा ध्यान रखती हैं। हर रोज 250 ग्राम घी और 500 ग्राम दही खाती हैं और दिन में 2 बार 500 मिलीलीटर शुद्ध दूध भी पीती हैं। चूरमा और बाजरे की रोटी खाती हैं और ज्यादा चावल नहीं खाती। रामबाई जी अब यहीं नहीं रुकना चाहती, वो इंटरनेशनल इवेंट्स में भी हिस्सा लेना चाहती हैं। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। सच ही कहा गया है, एज इज जस्ट अ नंबर। तो अब आप भी सुबह उठकर सैर करना शुरू कर दीजिए और अगर हो सके तो जॉगिंग करिए। आपको स्वर्ण पदक मिले न मिले, सेहत जरूर अच्छी हो जाएगी। आज हम चर्चा करेंगे वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली बैंकिंग सुविधाओं के बारे में। श्रोताओं, सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को बैंकिंग सुविधा देने के लिए अनेक पहल की है। उन्हें उनके द्वार पर बैंकिंग सेवा देने पर खास तौर पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन जानकारी की कमी की वजह से वरिष्ठ नागरिक इन सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाते। अपने कार्यक्रम के माध्यम से हम इनकी जानकारी आपको देंगे, साथ ही आपके सवालों के जवाब देंगे। स्टूडियो में मौजूद बिजनेस स्टैंडर्ड के संपादकीय निदेशक A.K. भट्टाचार्य। भट्टाचार्य जी, स्वागत है आपका स्टूडियो में। नमस्कार श्रोताओं, वरिष्ठ नागरिकों को दी जा रही बैंकिंग सुविधाओं के बारे में आपके सवाल हमें व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए प्राप्त हुए हैं और हम सबसे पहला सवाल लेते हैं मुंबई से। मेरा नाम चंद्रकांत पाटिल है। मैं मुंबई से बोल रहा हूँ। मैं 65 साल का हूँ। मेरा सवाल है, वरिष्ठ जन को बैंक में जमा राशि पर किस दर से ब्याज मिलता है और क्या FD पर कर्ज लिया जा सकता है? इस पर वरिष्ठ नागरिक होने के नाते ब्याज दर में कोई छूट मिलता है क्या? देखिए, जो वरिष्ठ नागरिक जो हैं, वो जो 60 साल के ऊपर जो हों, उनके लिए हर बैंकिंग व्यवस्था में एक नई ब्याज दर की एक सेवा उपलब्ध है। इस वक्त फिक्स डिपॉजिट की जो रेट 4% है या 5% है, उससे ज्यादा 0.5% से अधिक जो वरिष्ठ नागरिकों को मिलता है। ये तो एक बहुत बेसिक फैसिलिटी है। बैंकिंग डिपॉजिट नागरिकों के लिए सेवा जो है, इसे भी बढ़कर और काफी सुविधाएं मिलती हैं। पर संक्षिप्त में यही कहूंगा कि जो भी वरिष्ठ नागरिक हैं, उनके पास अगर बैंक में फिक्स डिपॉजिट रखने की अगर इच्छा हो तो उनको ये 0.5% ज्यादा ब्याज दर जरूर मिलेगी, पर 2 करोड़ की एक सीलिंग है। अगर आपकी सारी जो पूंजी जो है वो 2 करोड़ के नीचे है तो आपको ये 0.5% का एक अधिक लाभ मिलेगा, पर 2 करोड़ के ऊपर ये लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा। FD पर जो कर्ज लेते हैं वरिष्ठ जन, उसमें भी क्या उन्हें कोई छूट मिलती है? ब्याज नहीं मिलती है। भट्टाचार्य साहब, सरकार की एक योजना है सीनियर सिटीजन डिपॉजिट स्कीम, इसके बारे में कुछ बताइए। सीनियर सिटीजन डिपॉजिट स्कीम के अंदर जो व्यवस्था अभी तक की गई है, उसमें उनको जो ब्याज दर जो है
वो 0.5% ज्यादा मिलती है और उनकी एक स्कीम में उनको डाला जाता है और जिससे कि उस फिक्स डिपॉजिट की जो इंस्ट्रूमेंट जो है उस इंस्ट्रूमेंट से आप बहुत सारे लोन लेने की सुविधा आप ले सकते हैं, उसको आप मॉर्गेज भी कर सकते हैं। पर बेसिक जो फैसिलिटी आपको मिलती है वो है कि आपकी ब्याज दर जो है वो 0.5% ज्यादा मिलती है। इसमें अगर कोई अपना अकाउंट खोलना चाहे तो न्यूनतम जमा राशि कितनी होनी चाहिए? ये बैंक के ऊपर निर्भर करता है। अभी तक की जो बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जिन बैंकों में 100 रुपए की न्यूनतम राशि होती है, किसी किसी बैंकों में 1000 रुपए की न्यूनतम राशि होती है, किसी किसी बैंक में 5000 तक की भी होती है। और ये जो सारी राशि है ये नकद जमा करनी होती है या चेक और डिमांड ड्राफ्ट से कर सकते हैं? इसके ऊपर नॉर्मल जो इनकम टैक्स रूल्स जो है वो लागू होती हैं। अगर आप 50,000 के ऊपर करते हैं तो उसके लिए आपका अपना पैन नंबर दाखिल करना होगा, आपको कहां से आपका सोर्स ऑफ इनकम है उसके बारे में जानकारी देनी होगी। पर मेरी परामर्श ये रहेगी कि कैश में न देकर ये अगर चेक में दिया जाए या डिमांड ड्राफ्ट से दिया जाए वो ही बेहतर अप्रोच रहेगी। इस बारे में एक और सवाल है भट्टाचार्य जी कि क्या परिवार के किसी सदस्य के साथ संयुक्त खाता खोला जा सकता है इस योजना के तहत? जरूर, ये स्कीम के अंदर संयुक्त खाता खोला जा सकता है और मैं तो यही कहूंगा कि जब भी ये फिक्स डिपॉजिट स्कीम का लाभ कोई वरिष्ठ नागरिक लेते हैं उसमें जरूर नॉमिनेशन फैसिलिटी का पूरी तरह से लाभ लेना चाहिए, क्योंकि वरिष्ठ नागरिक हैं उसमें अगर नॉमिनेशन चिन्ह में वो रिक्त कर दें, आप रिक्त स्थान पूरा ना करें, जो अकाउंट होल्डर है उसके वर्तमान में वो पैसा कहां जाएगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रूल के अनुसार वो पैसा बैंक के पास सिर्फ 6 महीने से 1 साल रह सकता है, उसके बाद वो पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को चला जाता है। तो इसीलिए नॉमिनेशन फैसिलिटी की बहुत सख्त जरूरत है और इस स्कीम में हर वरिष्ठ नागरिक को ये ध्यान देना चाहिए वो किस तरह से नॉमिनेशन के जगह में अपनी पत्नी या अपने बेटे जो भी वो समझते हैं कि नॉमिनेशन है उनका नाम देना चाहिए। इसके लिए जरूरी नहीं कि आप जिसके साथ खोल रहे हैं अकाउंट वो भी वरिष्ठ नागरिक हो, ये जरूरी नहीं है। 5 साल का एक नियम है कि अगर वरिष्ठ नागरिक 60 साल के हैं तो उनकी जो जॉइंट होल्डर हैं वो पत्नी है, वो 55 साल तक में कोई समस्या नहीं आती, पर वो एक 55 साल के नीचे अगर अपने बेटे के साथ भी जॉइंट होल्डर कर सकते हैं, पर फर्स्ट होल्डर जो होंगे वो वरिष्ठ नागरिक ही होंगे और इंटरेस्ट रेट तब तक ही 0.5% से ज्यादा मिलेगा जब तक वो फर्स्ट होल्डर हैं। ज्यों ही वो फर्स्ट होल्डर होना बंद कर दें उसके ऊपर ब्याज दर नॉर्मल रेट में आ जाएगी, वो डिपेंड करेगा उनकी उम्र क्या है। एक और सवाल है भट्टाचार्य जी कि प्रधानमंत्री वय वंदन योजना, इसके बारे में भी हमारे कुछ श्रोता जानना चाहते हैं आपसे। प्रधानमंत्री वय वंदन योजना ये पिछले 4-5 साल से या 6 साल से ये चालू हुई है। ये पेंशन योजना है। इस पेंशन योजना में एक वरिष्ठ नागरिक अपने जो पूंजी है वो जमा कर सकता है और उस पूंजी के परिवर्तन में उनको 7.4% की दर में हर साल एक पेंशन मिलेगा। अगर नागरिक चाहते हैं वो जो पेंशन जो अमाउंट है 7.4% की वो महीने में आए वो महीने में भी आ सकती है, अगर हर तिमाही में आए वो भी आ सकती है या हर सालाना आए वो भी आ सकती है। ये एक फैसिलिटी है और इस फैसिलिटी से जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको पेंशन का एक नया स्रोत बन सकता है। तो वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना और ये प्रधानमंत्री वय वंदन योजना ये दोनों एक ही है या अलग अलग? ये 2 अलग अलग हैं। ये जो वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना जो है ये असलियत में 1999 या 2000 के करीबन ये स्कीम को अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने इसकी घोषणा की थी, पर वो स्कीम को फिर से रिवाइव किया गया 2014-15 में के बजट में, पर वो सिर्फ 1 साल तक किया गया है। तो वो 1 साल 2015 में उसकी अवधि खत्म हो गई है और उसके बाद कोई सब्सक्रिप्शन अब संभव नहीं है। प्रधानमंत्री वय वंदन योजना वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना के सारे फीचर्स को लेकर, हालांकि उस योजना में जो एनुअल पेमेंट जो था वो 9% था, पर इस नए वय वंदन योजना में 7.4% के आय मिलती है। भट्टाचार्य साहब, हर इंसान की ये दिली ख्वाहिश होती है कि उसकी जिंदगी में उसका एक अपना मकान हो। किसी वजह से अगर हमारे बुजुर्ग, हमारे वरिष्ठ नागरिक अपने जवानी के दिनों में अपना मकान नहीं खरीद पाए हैं और अब वो
वरिष्ठ नागरिक होने के बाद मकान खरीदना चाहते हैं, तो क्या उसके लिए बैंक से लोन मिल सकता है? अगर उनका एक आय का स्रोत है, आय का स्रोत फिक्स डिपॉजिट स्कीम है या और कोई पूंजी है जिनके अगेंस्ट में उनको कोई आय मिलती है, तो बैंक आपको जो हाउसिंग के लिए लोन देगी वो कोलैटरल को देख के लेगी। इसके लिए कोई अलग कोई स्कीम अभी तक नहीं है कि जो वरिष्ठ नागरिक को बिना कोलैटरल के अगेंस्ट वो हाउसिंग लोन दिया जा सके। पर हाउस जो है वो अपने आप में ये कोलैटरल बन सकता है। जो वरिष्ठ नागरिक हैं अगर वो चाहें तो अपने जो मकान वो खरीदने वाले हैं उस मकान को कोलैटरल बना के वो जरूर एक हाउसिंग लोन बैंकिंग व्यवस्था से ले सकते हैं। एक यहाँ इसी तरह का मिलता जुलता सवाल और आता है कि जो पेंशनर हैं, वरिष्ठ नागरिक पेंशन ले रहे हैं, क्या अपने पेंशन के आधार पर वो कोई लोन ले सकते हैं? पेंशन की क्वांटम जो है, वॉल्यूम जो है, उसके ऊपर निर्भर करता है। आजकल सरकारी पेंशन काफी अच्छे हैं, उस पेंशन से जरूर उसके अगेंस्ट में लोन मिलने की कोई संदेह नहीं है। पर लोन देने वाले जो संस्था जो हैं, जो बैंकिंग व्यवस्था है, वो एक तो देखते हैं आय का स्रोत और दूसरा देखते हैं उम्र। अगर वरिष्ठ नागरिक है तो उनके पास एक स्केल होती है कि एक आम आदमी की स्वास्थ्य कैसा है और उनकी जिंदगी की अवधि कब तक हो सकती है, तो उसके ऊपर निर्भर करता है उनको लोन देने की टर्म्स एंड कंडीशंस। तो ये हर इंडिविजुअल केस के ऊपर निर्भर करता है। दिल्ली से मोहिनी जी ने पूछा है कि टेलीफोन बिल पर वरिष्ठ नागरिकों को किस तरह और कितनी छूट मिलती है? ज्यादातर टेलीफोन सेवा अब निजी क्षेत्र में आ गई है, तो उसमें इस वक्त कोई टेलीफोन सेवा के लिए कोई अलग छूट अभी तक नहीं मिलता है। एमटीएनएल और बीएसएनएल सेवा में सब्सक्रिप्शन अगर आप एप्लीकेशन करते हैं उसमें आपको एक प्रेफरेंस मिलती है, पर उसमें भी जो टैरिफ रेट जो है उसमें कोई छूट नहीं मिलती। तो प्रेफरेंस मिलेगी पर छूट नहीं मिलेगी, शुल्क में कोई छूट नहीं होगी। भट्टाचार्य साहब, कुछ लोग अपनी जवानी के दिनों में जब उनकी आय है तब वो मकान बना लेते हैं, लेकिन बदकिस्मती से या हालात कुछ ऐसे होते हैं कि उनके बाद में कोई आमदनी का जरिया नहीं होता, तो अपने बनाए मकान के आधार पर क्या उन्हें कोई लोन मिल सकता है? ये आपने एक बहुत बढ़िया सवाल किया है। बैंकिंग टर्म्स में हम इसे रिवर्स मॉर्टगेज कहते हैं। रिवर्स मॉर्टगेज में क्या होता है कि अगर एक वरिष्ठ नागरिक के पास मकान है पर आय का कोई स्रोत नहीं है, उनके लिए बैंकिंग व्यवस्था आपको लोन देता है, पर आपके मकान के अगेंस्ट आपको लोन मिल सकता है। उस लोन की वसूली कैसे होगी? लोन की वसूली होना ये एक बहुत बड़ी एक इम्पोर्टेंट इशू है। अगर मान लीजिए आपकी जो मकान जो है वो समझ लीजिए 1 लाख रुपए की मकान है, तो 1 लाख रुपए के मकान के ऊपर निर्भर करेगा बैंकिंग व्यवस्था आपको कितने लोन देगी, कितने साल तक। समझ लीजिए 20 साल तक लोन देगी, और 20 साल के लोन देने के बाद वो मकान बैंकिंग व्यवस्था का हो जाएगा। अगर वो मकान मान लीजिए उनके उत्तराधिकारी वो मकान को लेना चाहते हैं, वो आकर अपना लोन जो है लोन को पूरा कर दें, उसको रीपे कर दें, वो मकान उन्हें उनके उत्तराधिकारी के पास जा सकता है। ये ऐसी सुविधा है जो वरिष्ठ नागरिक जिनके बेटे या बेटियां बाहर हैं देश के, पर उनके इस देश में उनका कोई आय का स्रोत नहीं है, उनके लिए एक बहुत बड़ा एक आय का स्रोत है। उत्तराधिकार अगर बेटा या बेटी अगर वो मकान को चाहते हैं, वो पैसा लोन वापस करके वो मकान को फिर वापस ले सकते हैं। भट्टाचार्य जी, सवालों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन हम उसके पहले एक गाना सुनवाना चाहेंगे श्रोताओं को, और वो भी आप।
मैं सोनीपत हरियाणा का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 59 साल है। मैं जानना चाहता हूँ कि वरिष्ठ नागरिकों को इनकम टैक्स में कितनी छूट मिलती है और इस छूट का लाभ कैसे लिया जा सकता है। आयकर में ये छूट काफी अच्छी मिलती है। हमारे देश की जो इस वक्त व्यवस्था जो है उसमें 2.5 लाख के इनकम तक सालाना कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती है। पर वरिष्ठ नागरिकों को एक कैटेगरी बना दी गई है सरकार ने। उसमें अगर आप 60 के ऊपर हैं और 80 साल के नीचे हैं, उनके लिए 3 लाख तक आपके ऊपर कोई आयकर नहीं लगेगी। 3 लाख से 5 लाख तक 5% और 5 लाख से 10 लाख तक 20% और 10 लाख से ऊपर 30%। और जो 80 साल से ऊपर हैं उनके लिए वो 5 लाख तक कोई आयकर नहीं है और 5 लाख से 10 लाख तक उनमें 20%, 10 लाख से ऊपर 30%। क्या ई फाइलिंग से उन्हें छूट है वरिष्ठ नागरिकों को? अगर उनकी आय 3 लाख से नीचे है, उनके लिए ई फाइलिंग की जरूरत नहीं है, अगर उनकी और कोई इनकम नहीं हो। अच्छा, यहाँ इसी से मिलता जुलता सवाल है इनकम टैक्स से संबंधित कि यदि कोई वरिष्ठ नागरिक अपनी एक संपत्ति को बेचता है और अभी उसने दूसरी संपत्ति नहीं खरीदी है, तो उसकी जो संपत्ति बेची हुई है क्या उस पर टैक्स लगेगा, उसकी आय मानी जाएगी, या उसको जब वो दूसरी प्रॉपर्टी खरीद लेगा कोई लाभ होगा जिसको कैपिटल गेन अकाउंट, कुछ ऐसा भी है होता है क्या? ये एक पेचीदा सवाल है। ये इस सवाल के उत्तर में मैं यही कहूंगा कि ये उनकी टोटल इनकम लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। कैपिटल गेन टैक्स वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी ओवरऑल इनकम लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए एक वरिष्ठ नागरिक 60 साल से ऊपर और 80 साल से नीचे हैं, तो उनकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर 3 लाख से नीचे है और उनकी पूरी आमदनी 3 लाख से भी नीचे है, तो उनको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना होगा। पर अगर उनकी आमदनी 3 लाख से ऊपर है और कैपिटल गेन भी उनका थोड़ा बहुत हुआ है, पर उसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उनको 20% देना पड़ेगा और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन उनको 30% रेट में देना पड़ेगा। एक प्रॉपर्टी बेचने के बाद कितने समय में अगर हम दूसरी प्रॉपर्टी खरीद लें तो आयकर की ये छूट मिल जाएगी? आमतौर पर 3 साल का एक अवधि देते हैं। 3 साल के अंदर ये प्रॉपर्टी को बेचने के बाद दूसरी प्रॉपर्टी खरीद लें। अगर उसी कैपिटल गेन को आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको आयकर में छूट मिलती है। डाकघरों और अधिकतर बैंकों में पीपीएफ खाते खोलने की सुविधा है, तो आप इस बारे में वरिष्ठ नागरिकों को क्या सलाह देना चाहेंगे? पीपीएफ और डाकघरों की जो बचत योजनाएं जो हैं वो बैंकिंग व्यवस्था के साथ जोड़ टक्कर लगा के उनकी ब्याज दरें आजकल हैं और ये एकदम सेफ इन्वेस्टमेंट है और सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। इससे भी आप अगर आप मंथली आपका इनकम चाहते हैं या तिमाही में इनकम चाहते हैं या साल में इनकम चाहते हैं, आप वो इनकम आपके पास अपना अकाउंट में जमा हो जाएगा। पर इसमें भी मैं वही कहूंगा कि अगर पीपीएफ में खाता खोलें तो नॉमिनेशन फैसिलिटी देना एकदम नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वरिष्ठ नागरिक हैं, आपके वर्तमान में ये पैसा किसके पास जाएगा वो साफ साफ लिखा होना चाहिए। भट्टाचार्य साहब, हम बात कर रहे हैं वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली बैंकिंग सुविधाओं के बारे में। जो हमारे वरिष्ठ नागरिक पेंशन ले रहे हैं, वे ऐसा क्या करें कि उनके न रहने पर किसी भी वजह से अगर उनकी मृत्यु होती है तो उनके परिवार को या उनकी पत्नी को या उनके पति को फैमिली पेंशन लेने में दिक्कत न हो? इसके लिए उन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए? पहली बात तो ये है कि अगर आप सरकारी एक एम्प्लॉई की बात कर रहे हैं, उनकी सिस्टम बहुत साधारण एवं सरल किया गया है। उसमें पेंशन व्यवस्था तभी पेपर चालू होते हैं जब उनकी जो फैमिली पेंशन लेने के लिए जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनकी वाइफ हैं या किसी जगह में और कोई भी हो सकते हैं, वो उनका नाम, उनका पंजीकरण, उनका पूरा अप्रूवल सिस्टम हो जाना चाहिए, तभी उनकी पेंशन चालू होती है। तो हर पेंशन खाते में जो फैमिली पेंशन एंटाइटलमेंट जिसका होता है, ये पूरी तरह से जिक्र होता है। भट्टाचार्य जी, हम अपने श्रोताओं को ये भी बताना चाहेंगे कि वरिष्ठ नागरिक होने के नाते उन्हें क्या क्या सुविधाएं मिली हुई सरकार की तरफ से। जैसे वे असमर्थ होते हैं, बैंक तक नहीं जा सकते, तो बैंक उन्हें क्या सुविधा उपलब्ध कराती है? इस वक्त जो बैंक व्यवस्था जो है काफी डिजिटाइज्ड हो चुकी है। फिजिकल प्रेजेंस वरिष्ठ नागरिक के लिए हर बैंक की परिसर में होना जरूरी नहीं है। वो टेलीफोन बैंकिंग के माध्यम
या ऑनलाइन अगर आपके मोबाइल अगर स्मार्टफोन है उसमें अगर आपके पास बहुत सारे ऐसे बैंक हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, उनकी एप्स मिलती हैं। अगर वो ऐप को आप डाउन कर लें और ठीक तरह से आप पासवर्ड और ओटीपी का पूरी तरह से सतर्क होकर उसका इस्तेमाल करें तो मैं समझता हूं कि ये आपको बैंक में जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। पर मैं बार बार कह रहा हूं कि इसमें बहुत सतर्क होने की जरूरत है। टेलीफोन बैंकिंग बहुत अच्छी चीज है, बहुत सुविधाजनक चीज है, पर उसके साथ साथ धोखेधड़ी की भी बहुत बड़ी बड़ी शंका होती है और इसके लिए सतर्क होना चाहिए। और अगर धोखाधड़ी हो ही जाए तो उसकी शिकायत कहाँ कर सकते हैं वे? हर बैंकिंग व्यवस्था में एक कंप्लेंट सेंटर है और बैंकिंग ऑम्बुड्समैन ऑफिस भी कंप्लेंट्स को में एड्रेस करने की सहायता देगी आपको। भट्टाचार्य जी, ये बात तो उनकी भी जो इस तरह के ऐप को हैंडल कर सकते हैं, जो डिजिटली साक्षर हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन चीजों को नहीं कर सकते, बुजुर्ग, तो उनके लिए क्या सुविधा है? जैसे उन्हें चेक बुक लेना है तो क्या ये संभव है कि बैंक उनके घर तक चेक बुक पहुंचाए? और जैसे लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना है, उन्हें बैंक न जाना पड़े, घर पर ही आकर के बैंक वाले काम कर जाएं? अभी तक घर में आकर ये सुविधा नहीं हुई है, पर ऐसे बहुत सारे कैंप्स बैठते हैं सालाना, जब ये जो लाइफ सर्टिफिकेट देने की है, और लाइफ सर्टिफिकेट देने में भी एक सरलीकरण की एक प्रपोजल अभी है। उससे 1 साल में नहीं, जो ड्यूरेशन है वो बढ़ जाने की उम्मीद हम कर सकते हैं। पर जो घर में आकर चेकबुक देने का, ये आप टेलीफोन से आप चेकबुक मंगा सकते हैं, डोर स्टेप बैंकिंग जिसे आप कहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में आकर कोई आपका चेक कि पैसे दे जाए, इसकी भी सुविधा बहुत सारे बैंकों के पास है कि घर में आकर आपकी जो भुगतान की जाएगी। अगला सवाल है लखनऊ से तरन्नुम जहां का। मेरा नाम तरन्नुम जहां है, मैं लखनऊ से हूँ। मेरी उम्र 59 साल है और मैं कुछ दिनों में 60 साल की होने वाली हूँ। मुझे अपने अकाउंट को सीनियर सिटीजन अकाउंट में बदलवाने के लिए क्या करना होगा, ये मैं पूछना चाहती हूँ। अगर इनकी उम्र 60 साल से ऊपर है, 60 साल की होने वाली हैं। हाँ, अगर 60 साल अगर होने वाली हैं तो ज्यों ही ये 60 साल में पहुंचे, वो एक बैंक में एक बहुत ही साधारण एक एप्लीकेशन करना पड़ेगा उनको। एप्लीकेशन करने के बाद बैंकिंग व्यवस्था ऑटोमेटिकली इनके सारे जो डिपॉजिट जो हैं ये सीनियर सिटीजन के दायरे में लाएगी और उनको सीनियर सिटीजन होने के, वरिष्ठ नागरिक होने के लिए सारी सुविधाएं प्राप्त होंगी। भट्टाचार्य जी, कोलकाता से उत्तम जी मेडिक्लेम पॉलिसी के बारे में जानना चाहते हैं। मेरा नाम उत्तम कुमार विश्वास है। मैं कोलकाता का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 70 साल है। मैं वरिष्ठ जन के लिए उपलब्ध मेडिक्लेम पॉलिसी के बारे में जानना चाहता हूँ। मेडिकल पॉलिसी जो होती है वो उनका जिक्र मेडिक्लेम पॉलिसी की हो रही है, तो उसमें आपकी जो बहुत सारे ऐसे संस्थाएं हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, प्राइवेट हैं, पब्लिक हैं, उससे आप अपनी मेडिकल इंश्योरेंस करवा सकते हैं और उसमें आयकर के नियम के अनुसार 50,000 तक की जो आप प्रीमियम पे करते हैं उसमें आपको पूरी छूट आयकर से मिलती है। तो वो आप वरिष्ठ नागरिक हों या ना हो, ये मेडिक्लेम करने से आपको 80C के तहत बेनिफिट मिलेगी और मेडिक्लेम में भी आपको यही सुविधा मिलेगी। हमारे श्रोताओं को बैंकिंग की उपयोगी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो श्रोताओं, ये थे बिजनेस स्टैंडर्ड के संपादकीय निदेशक श्री A.K. भट्टाचार्य, जिन्होंने हमारे वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली बैंकिंग सुविधाओं की जानकारी देकर उनमें एक आत्मविश्वास जगाया है। श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें कि एक कदम और बुजुर्गों के लिए कार्यक्रम का अगला अंक FM गोल्ड पर रविवार 14 अगस्त को रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। इसमें आपको बुजुर्गों का खान पान के बारे में जानकारी दी जाएगी। आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप या ईमेल से भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। नंबर एक बार फिर सुन लें, 9289094044। ईमेल पता है एक कदम और या yaarnews@gmail.com। आपके सवाल हमें 11 अगस्त तक मिल जाने चाहिए। श्रोताओं, जिंदगी एक खूबसूरत सफर की तरह है। इसमें धूप छांव के पड़ाव तो आते ही रहते हैं। इन्हें देखकर परेशान मत होइए, बल्कि खो जाइए इनकी खूबसूरती में, क्योंकि तभी तो आप जिंदगी का आनंद ले पाएंगे और कह पाएंगे
श्रृंखला की तीसरी कड़ी वरिष्ठ जन के लिए बैंकिंग सुविधाएं। आज के विशेषज्ञ थे बिजनेस स्टैंडर्ड के संपादक A.K. भट्टाचार्य। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रही थीं आकाशवाणी संवाददाता सांझला कौल। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSTtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।